हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डेली। चलिए आज का फिजिकल ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चलिए लास्ट क्लास वाला इसको एक क्लियर कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एयर मास, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे फ्रंट्स। ठीक है, चलिए पहले एयर मास पढ़ लेते हैं। तो एयर मास क्या है ये तो हम लोग जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि एक होमोजीनियस एयर का मास, इसको एयर मास बोलेंगे। पर ये फॉर्म कैसे होता है, इसका कंडीशन क्या है, तो वो देख लेते हैं। चलिए पहला कंडीशन है कि होमोजीनस सोर्स रीजन होना चाहिए। होमोजीनस सोर्स रीजन का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एयर मास बन रहा है, तो ये मान लीजिए ओशन है, तो ये पूरा रीजन ओशन का होना चाहिए होमोजीनस, तब यहाँ पे एयर मास डेवलप होगा ऊपर में, ऐसे। ठीक है, ये समझ गए। चलिए आगे पढ़ेंगे और सोर्स रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड, हाई प्रेशर होना चाहिए पर लो होना चाहिए, यानी कम हाई प्रेशर होना चाहिए उस रीजन में। क्यों? कम हाई प्रेशर होगा तब ना विंड जो भी चलेगा धीरे धीरे चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलेगा। ठीक है, नहीं तो एयर मास तो सब बनेगा कैसे वहाँ पे। इसका मतलब है कि लो लेवल का डाइवर्जेंस होना चाहिए। ऐसा हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि काम एयर कंडीशन होना चाहिए। देखिए, तो ये दोनों चीज़ मिला के ही ना होगा काम एयर कंडीशन। ठीक है, चलिए अब इसी को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि एयर मास जो भी बनता है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में 60 डिग्री साउथ के बाद बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि होमोजिनिटी ज़्यादा है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे लैंड मास बहुत कम है, तो पूरा ही ओशन है, वाटर बॉडी है, तो होमोजीनियस है ना। ठीक है, ये तो कह सकते हैं। अच्छा चलिए एक और बात हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे सीज़न का चेंज होता है, यानी सन का पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे ये सन है, ये ऐसे है, तो अभी यहाँ है तो सन का पोजीशन ऐसे है, यहाँ आगे सन का पोजीशन दूर हुआ, यहाँ आगे सन का पोजीशन दूर हुआ। अर्थ रिवॉल्व जो करता है, एक ईयर में एक रिवॉल्यूशन होता है, तो उसमें सन का पोजीशन चेंज हो रहा है हम लोग के रेस्पेक्ट में। इन रिस्पेक्टिव ऑफ अर्थ द पोजीशन ऑफ सन चेंजेस। ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सीजन्स। होता है ना। तो उससे क्या होता है कि उसके साथ साथ थोड़ा सा हाई प्रेशर रीजन अर्थ पे और लो प्रेशर रीजन ये भी थोड़ा शिफ्ट होता है ऊपर नीचे। ठीक है, और जैसे ये शिफ्ट होगा वैसे एयर मास भी शिफ्ट होता है। ठीक है, सो विथ चेंज इन रीजन सीजन्स देयर इज़ अ शिफ्ट इन एयर मास। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि लो प्रेशर रीजन और हाई प्रेशर रीजन अर्थ पे शिफ्ट करता है। ये तो कॉमन नॉलेज है। चलिए
इतना हम लोग जान लिए एयर मास के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो होमोजीनस सोर्स रीजन है ये कितने तरह का है। तो यहाँ पे 5 होमोजीनस सोर्स रीजन्स है, ठीक है, होमोजीनस सोर्स रीजन्स। चलिए तो पांचों का देख लेते हैं कौन कौन सा 5 है। तो एक है वार्म ट्रॉपिकल, ठीक है, या फिर सब ट्रॉपिकल ओशंस, ठीक है। ये एक होमोजीनस रीजन हो गया जहाँ पे एयर मास डेवलप हो सकता है। दूसरा क्या होगा, और खुद से भी सोचिए क्या क्या होमोजीनस रीजन हो सकता है। जैसे ओशन है, वैसे क्या डिज़र्ट हो सकता है, वो भी तो एक होमोजीनस फीचर है, हो सकता है ना। तो वही, चलिए वो लिख लेते हैं, सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट्स। चलिए हॉट डिज़र्ट है ना, सैंड डिज़र्ट होता है, हॉट डिज़र्ट्स। यहाँ पे भी एयर मास डेवलप होगा। इससे आपको अगर मैप का नॉलेज है तो ये भी आप समझ पाइएगा। जैसे वर्ल्ड मैप पढ़िएगा या इंडिया का मैप पढ़िएगा तो ये आप समझ पाइएगा कि अच्छा यहाँ पे एयर मास डेवलप हो रहा है, यहाँ पे ओशन है सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे डिज़र्ट है सब ट्रॉपिकल, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एयर मास डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो पहला है वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशन, तो इसका ही एक दूसरा टाइप है कि रिलेटिवली कोल्ड, ठीक है, रिलेटिवली कोल्ड और हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड मतलब समझ रहे हैं ना कि हम लोग नॉर्थ में अगर जाएं, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यूरोप जैसे हाई लैटिट्यूड पे है, तो उधर का जो जो ओशन का रीजन होगा वो वो अलग एक डिफरेंट होमोजेनिटी दे रहा है, डिफरेंट टाइप है, तो वहाँ पे भी एयर मास डेवलप होगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा। और फिर चौथा देख लेते हैं। तो अब हम लोग जब ऊपर चले गए हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं, तब हम लोगों को क्या मिलेगा। ठीक है, अगर पोल की तरफ जा रहे हैं तो और क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मिलेगा बताइए। हाई लैटिट्यूड पे है। चलिए पांचवा देख लेते हैं। अभी तक हम लोग कॉन्टिनेंट्स तक थे, अब और ऊपर पोल पे चले जाएंगे तो कौन सा रीजन आता है, आर्कटिक रीजन आता है। और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या आता है, एंटार्क्टिक रीजन आता है। ठीक है, तो ये भी एक होमोजेनिटी है, पूरा में आइस का वर्ड है, एकदम परमानेंट आइस है, इसको बोल सकते हैं ना परमानेंट आइस कवर्ड रीजन्स। ठीक है, चलिए पांचों हम लोग समझ लिए। अब इसके हिसाब से हम लोग समझते हैं, ये हम लोग होमोजीनस सोर्स रीजन समझे कि कौन कौन सा सोर्स रीजन है होमोजीनस। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोग समझते हैं कि एयर मास कितने तरह का हो सकता है। ठीक है, तो पहला हो सकता है मैरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास। ऊपर का जो पांचों है उसके हिसाब से ही चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, एयर मास लिख देते हैं ऐसे ही AM करके। दूसरा क्या हो सकता है,
कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जो डिज़र्ट वाला था, एयर मास। तीसरा क्या हो सकता है, मैरीटाइम पोलर, ओशन में जो था, कोल्ड ओशन में, पोलर एयर मास। चौथा क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंटल पोलर, ठीक है। ठीक है, पांचवा क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो फिफ्थ वाला है आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल आर्कटिक पोलर मास, ठीक है। तो ये हो गया CA, ऐसे डिनोट करते हैं कॉन्टिनेंटल पोलर को, स्मॉल सी कैपिटल P, CP, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल को कैपिटल T स्मॉल c, और मैरीटाइम पोलर को स्मॉल m कैपिटल P, और मैरीटाइम ट्रॉपिक को स्मॉल m कैपिटल T, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जो है फ्रंट। फ्रंट के बारे में थोड़ा सा लास्ट वीडियो में बताए थे, तो खैर इसमें तो फ्रंट के बारे में पूरा हम लोग देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो फ्रंट का मतलब क्या है, सिर्फ फ्रंट बोलने से क्या समझ में आता है कि व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट, जैसे एयर मास बना ना, देखिए जैसे ये कोल्ड एयर मास है ना, ये कोल्ड एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म या हॉट एयर मास है, ये वार्म एयर मास है या हॉट एयर मास है, ठीक है। ये दोनों गर्म है, ये सब कोल्ड है, और जितना इधर हम लोग नीचे आ रहे हैं ये ज़्यादा कोल्ड होते जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो टू डिफरेंट एयर मास जब मीट करेगा, तो जो मीटिंग पॉइंट होगा, है ना, यानी कि जैसे मान लीजिए ये ऐसा, ये कोल्ड एयर मास है, और इधर से आ रहा है ऐसे ऐसे वार्म एयर मास, ठीक है। ये इधर जा रहा है, मान लीजिए कोल्ड एयर मास स्थिर है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका बाउंड्री कोल्ड एयर मास का ये है, वार्म एयर मास का ये बाउंड्री है, ये वार्म एयर मास ऐसे बढ़ रहा है आगे। तो जहाँ पे दोनों का बाउंड्री मीट होगा उसको बोलते हैं फ्रंट, ठीक है। वहाँ पे फ्रंट फॉर्म हो जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, द बाउंड्री जोन between them is called front, ठीक है। चलिए, एकदम ये NCERT का डेफिनेशन है, बहुत अच्छा डेफिनेशन है। NCERT बहुत अच्छा बुक है, अगर आप पढ़िएगा, NCERT पढ़ना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद आगे का कुछ पढ़िए, GC लियोन या जो भी पढ़ना है, पर सबसे पहले NCERT पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट को। चलिए, ठीक है, कितने टाइप ऑफ फ्रंट बनता है देख लेते हैं। 4 टाइप ऑफ फ्रंट बनता है, ठीक है। पहला है कोल्ड, दूसरा है वार्म, तीसरा है स्टेशनरी,
चौथा है ऑक्लूडेड। ठीक है, तो सीधा सा बात है, अगर फ्रंट जो बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये दो ऐसे बाउंड्री है दोनों का, फ्रंट मूव नहीं कर रहा है, ये भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ये भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो फ्रंट को कुछ हो नहीं रहा है, फ्रंट भी वैसे ही ऐसे बना हुआ है बस दोनों के बीच में, तो ये स्टेशनरी फ्रंट है ना। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, चलिए ये हम लोग समझ लिए, ऑक्लूडेड समझ लेते हैं, उसके बाद कोल्ड और वार्म समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए ये है कोल्ड फ्रंट, पूरा ये एयर मास ऐसे, ठीक है, और ये है ऐसे आ रहा है, ये है वार्म फ्रंट। ठीक है, तो देखिए कोल्ड एयर मास हमेशा हैवी होगा, तो जब दोनों टकरा रहा है इस तरह से अर्थ सरफेस पे, तो ये वाला जो रीजन है वार्म फ्रंट का, वो तो सेपरेट हो जाएगा इधर वाले रीजन से, क्योंकि बीच में कोल्ड एयर मास आ गया है ना। तो जो कोल्ड एयर मास आ गया, तो ये जो सेपरेटेड वार्म एयर फ्रंट है ना, इसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कोल्ड एयर मास है तो वो हैवी होगा, वार्म एयर मास है थोड़ा लाइट होगा। ठीक है, अब उसी हिसाब से सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये हम लोग को समझ में आया कि जो ऑक्लूड हो रहा है, यानी कि सेपरेट हो रहा है, इतना टुकड़ा जैसा टूट जा रहा है वार्म फ्रंट का, वो क्यों टूट पा रहा है, क्योंकि कोल्ड एयर मास हैवी है। क्यों नहीं कोल्ड का टूट जा रहा है, क्योंकि वार्म एयर मास लाइट है, इसलिए नहीं टूट रहा है। चलिए अब ये दोनों केस देख लेते हैं, वार्म और कोल्ड। तो चलिए वार्म ही देख लेते हैं पहले। इसमें क्या हो रहा है कि कोल्ड एयर मास है ऐसे, ठीक है, ये कोल्ड एयर मास है, इधर से आ रहा है वार्म एयर मास, तो कोल्ड एयर मास से टकरा रहा है वार्म एयर मास, वार्म एयर मास आया और कोल्ड एयर मास से टकरा गया, तो ऊपर उठ जाएगा वार्म एयर मास, क्योंकि कोल्ड एयर मास लाइट नहीं है, कोल्ड एयर मास हैवी है, वार्म एयर मास लाइट है, तो ऊपर उठेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वार्म एयर मास आके टकराया कोल्ड एयर मास से, तो उसको बोलते हैं वार्म फ्रंट बनाया। क्यों वार्म फ्रंट बना, क्योंकि वार्म एयर मास आके कोल्ड एयर मास से टकराया, ये ध्यान में रखिए खाली। ठीक है, अब जैसे ये एयर मास बहुत बड़ा बड़ा होता है, मान लीजिए 200 किलोमीटर का एयर मास है कोल्ड एयर मास। ठीक है, क्योंकि वो लंबा चौड़ा होमोजीनस रीजन है। देखिए ना रीजन कैसा था, अभी तो हम लोग पढ़े कि पूरा कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास बन रहा है, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास बन रहा है। तो अगर ये दोनों में से शिफ्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है और टकरा जा रहा है कोई एक एयर मास दूसरे एयर मास से, है ना। ठीक है, एक ये हो गया वार्म एयर मास। अच्छा, इसमें और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये बना वार्म फ्रंट, इसको बोलेंगे वार्म फ्रंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये बनता है तो स्लो रेनफॉल होगा और साथ में प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल होगा, स्लो प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल। ठीक है, ये हम लोग लिख देते हैं कि वार्म जो है वो कोलाइड किया कोल्ड एयर मास। ठीक है, कोल्ड एयर मास के साथ वार्म वाला कोलाइड किया ना। ठीक है, अब इसमें क्लाउड कैसा बनता है, तो निम्बो स्ट्रेटस टाइप का क्लाउड बनता है, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो अभी 2-3 वीडियो पहले का देख लीजिए, टाइप्स ऑफ क्लाउड करके वीडियो है, वो देख लीजिए प्लेलिस्ट में। पूरा फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से बढ़ते हुए चले गए हैं, और ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी। अभी 1-2 टॉपिक और है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी का। तो ये पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आपका क्लियर हो जाएगा, और साथ में एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद तो कोई कुछ करने वाला नहीं है, सारा सवाल भी बनेगा।
चलिए ठीक है, तो इतना कुछ हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कोल्ड वाला, कोल्ड फ्रंट देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, कोल्ड फ्रंट देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ है, वार्म वाला इधर से है ऐसे, ये वार्म एयर मास है। ठीक है, इधर से कोल्ड एयर मास आ रहा है, पर उसमें क्या हो रहा था, वार्म वाला आके टकरा रहा था, इसमें कोल्ड वाला आके टकराता है। तो कोल्ड वाला आके टकराता है ना ऐसे, तो इसको एकदम जर्क करके ये वार्म एयर मास ऐसे ऊपर उठ जाता है। तो ये जो फ्रंट बनता है ऐसा, जैसे ये पूरा कोल्ड एयर मास आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। क्यों कोल्ड फ्रंट बोलते हैं? क्योंकि कोल्ड एयर मास आके टकराया वार्म एयर मास से। ठीक है, चलिए तो इसका भी हम लोग लिख लेते हैं इसी तरह से। इसमें क्या होगा, हैवी रेनफॉल होगा, पर सोचिए क्या, पर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें टाइप ऑफ क्लाउड कैसा बनेगा, क्यूमुलो निम्बस बनेगा। सब ये सब टाइप ऑफ क्लाउड में पढ़ाए हुए हैं वीडियो में। अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा है, एक बार फिर से वापस से वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी लिख देते हैं ताकि याद रहे आपको। कोल्ड एयर मास कोलाइड्स विथ वार्म एयर मास। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का फ्रंट कंप्लीट। अब देखिए फ्रंट बनता है तो वैसे डीके भी होता होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीके ऑफ फ्रंट। जैसे फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ उसको बोले हम लोग फ्रंटोजेनेसिस, है ना। वैसे डीके ऑफ फ्रंट को हम लोग बोलते हैं फ्रंटोलाइसिस। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक चीज़ है कि जो इंडिया में रेनफॉल होता है नॉर्थ इंडिया में विंटर के टाइम में, वो टेम्परेट रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ एयर मास और फ्रंट हम लोग पूरा कवर कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे साइक्लोन, पर इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, कुछ सजेशन देना है इम्प्रूवमेंट का तो वो भी बताइए कमेंट करके, और सब्सक्राइब कीजिए। अभी फिज़िकल ज्योग्राफी कर रहे हैं, फिर आगे और भी सब्जेक्ट यूपीएससी का सारा हम लोग करेंगे रिवाइज साथ में। ठीक है, और शेयर कीजिए अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू।